Hello and welcome to today's session. So we will be starting our lecture in just a minute. So कल क्या पढ़े थे याद है क्या? कल हम हमारे लेक्चर में क्या पढ़े थे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन बोलेगा कल क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ वेव। हाँ, कल ये टॉपिक हम स्टार्ट किए थे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और इसमें कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे वेव्स से रिलेटेड, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वेव से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ वेव पढ़े थे, और उसके बाद प्रोग्रेसिव वेव पढ़ रहे थे ना। हाँ, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपगेशन पैरेलल होता है या परपेंडिकुलर? लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल होता है या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर, अरे बाप रे। लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल होता है पार्टिकल्स का वाइब्रेशन और वेव्स का प्रोपगेशन। और ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर होता है, राइट। उसके बाद प्रोग्रेसिव वेव किसको बोल रहे थे हम? व्हाट आर प्रोग्रेसिव वेव्स? तो जो वेव कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रही है, मोशन में है, राइट। हाँ, मोशन में है, उसको हम प्रोग्रेसिव वेव बोल रहे थे। एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, वो लॉन्जिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रैवलिंग सॉरी ट्रांसवर्स भी हो सकती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रही है तो वो लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव। ट्रांसवर्स वेव अगर कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रही है तो वो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। तो आज जो स्टूडेंट्स है, कोई न्यू है कि आज ऐसा कोई है फर्स्ट डे? तो क्या करते हैं हम? नहीं, यहाँ पे जो वेव्स पढ़ रहे हैं हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुई तो ही वैक्यूम में ट्रैवल करेगी। तो माय नेम इज़ अब्दुल्ला मोमिन, माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड, और यहाँ पे हम फिजिक्स सीखते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टार्ट हो चुका है और डेली यहाँ पे 4 बजे लेक्चर्स होते हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर में हम सुपरपोजिशन वेव्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद ये जो सुपर इम्पोज्ड हो रही है वेव, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या रहेगा वो भी हम डेरिवेशन करने वाले हैं। एक डेरिवेशन करना है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। दो वेव्स जब सुपर इम्पोज्ड होती है तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है वो भी हम डिराइव करेंगे, उसकी भी इक्वेशन निकालेंगे। बट सबसे पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उसका प्रिंसिपल क्या है? तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का प्रिंसिपल क्या है? when two or more waves traveling through a medium, जब दो या दो से ज़्यादा वेव मीडियम में ट्रैवल कर रही है, passes through a common point, एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं दोनों वेव, each wave produces its own displacement at that point. सपोज यहाँ से एक फर्स्ट वेव ट्रैवल करती हुई आई मीडियम के एक पॉइंट पी पे, यहाँ से सेकंड वेव ट्रैवल करते हुए आई वही पॉइंट पी पे। फर्स्ट वेव ये जो पार्टिकल है उसको डिस्प्लेस करेगी और वो डिस्प्लेसमेंट होगा y1। सेकंड वेव जो डिस्प्लेसमेंट करेगी वो रहेगा y2। और ये दोनों ना अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर देंगे। दैट विल बी द इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर वेव। दूसरी वेव से उसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, तो ये जो पॉइंट पी है, फर्स्ट वेव y1 डिस्प्लेसमेंट की, सेकंड वेव y2 डिस्प्लेसमेंट की, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच इंडिविजुअल वेव। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगा
वो ये दोनों का वेक्टर सम होगा। y1 प्लस y2 करोगे तो आपको ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे y1 और y2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हम कंसिडर कर रहे हैं दो ही वेव आ रही है, दो या दो से ज्यादा भी आ सकती है। अगर सपोज यहाँ पे तीसरी वेव भी रहती और थर्ड वेव का डिस्प्लेसमेंट रहता y3, तो यहाँ पे हम इक्वेशन में y3 भी ऐड करते। ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ वेव रहेगी और सब अपना अपना डिस्प्लेसमेंट करेंगे, फर्स्ट वेव y1 डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वेव y2 डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही nth वेव yn डिस्प्लेसमेंट, तो y कैन बी रिटर्न एज y1 प्लस y2 प्लस अप टू yn डिस्प्लेसमेंट तक सबको ऐड कर दोगे, सबका वेक्टर सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा पॉइंट पी पे। ये है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो आई होप तुमको समझ में आया रहेगा ये। किसी को कुछ डाउट है क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में? ओके फाइन। तो ये जो सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, इसको हम इंटरफ्रेंस ऑफ वेव भी बोलते हैं। दिस फिनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरफ्रेंस ऑफ वेव्स। वेव क्या की एक पॉइंट पी पे आके इंटरफेयर कर रहे हैं, तो यही से हम इसको इंटरफ्रेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के इंटरफ्रेंस हम पढ़ने वाले हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। क्या है देखो, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव पल्सेस of equal amplitude and same phase moving towards each other। दो वेव पल्सेस है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं और दोनों का फेज सेम है। फेज, ये एक वेव है, ये जो एलिवेटेड पार्ट है हम इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो डिप्रीटेड पार्ट है, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, लोएस्ट पॉइंट है, उसको हम ट्रफ बोलते हैं। ये फर्स्ट वेव है, ये मीडियम के एक पॉइंट पी पे आई। ऐसे ही सेकंड वेव भी, वो भी क्या करती है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाती है और वो भी मीडियम के पॉइंट पी पे आ रही है। ये दोनों वेव का हम क्या बोलते हैं, ट्रफ और ट्रफ मैच हो रहा है और दोनों का क्रस्ट और क्रस्ट मैच हो रहा है। ये जो क्रस्ट है, ये दूसरी फर्स्ट वेव का जो क्रस्ट है दूसरी वेव के क्रस्ट से कोइंसाइड हो रहा है। फर्स्ट वेव का जो ट्रफ है सेकंड वेव के ट्रफ से कोइंसाइड हो रहा है। तो अगर दोनों वेव का क्रस्ट और क्रस्ट कोइंसाइड हो रहा है या ट्रफ और ट्रफ कोइंसाइड हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये वेव इन फेज है। और जब दो वेव इन फेज होती है और जब दोनों सुपर इम्पोज्ड होगी, तो यहाँ पे हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, मैक्सिमम। देखो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ये डायरेक्शन में एक क्रस्ट आ रहा है, राइट टू लेफ्ट ये डायरेक्शन में एक क्रस्ट जा रहा है। ये अभी इनिशियली जब स्टार्ट हुआ है मूव करना और हम स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिए। स्टॉप वॉच हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। तो टाइम हम अब काउंट करना स्टार्ट कर दिए, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव हो रहे हैं। स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया टाइम जीरो पे, ये दोनों की पोजीशन ये थी। फिर टाइम 1 सेकंड के बाद ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। 2 सेकंड के बाद और कम हो गया डिस्टेंस। और ये जो थर्ड सेकंड है, ये पॉइंट पे क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड किए, दोनों एक दूसरे से मिल गए आके। तो एक वेव का क्रस्ट है तो दूसरी वेव का भी क्या है, क्रस्ट। तो क्रस्ट और क्रस्ट जब मिलेगा तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ये दोनों के एम्पलीट्यूड के इक्वल। अगर सपोज यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है प्लस ए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है माइनस ए, इसका भी एम्पलीट्यूड क्या है, प्लस ए, इसका भी एम्पलीट्यूड क्या है, माइनस ए। तो प्लस ए और प्लस ए वाली मिलेगी तो एक बड़ी वेव बनेगी और ये बड़ी वेव का
जो एम्पलीट्यूड रहेगा ये प्लस ए और ये प्लस ए मिल के प्लस 2a बनाने वाले हैं। ये माइनस ए और ये माइनस ए मिल के जो एम्पलीट्यूड बनाएंगे वो -2a रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्रस्ट और क्रस्ट मिल रहे हैं। तो अगर हम कंसीडर कर लेते हैं ये जो वेव का एम्पलीट्यूड है प्लस ए है, तो ये वेव का भी एम्पलीट्यूड क्या होगा, प्लस ए। इक्वल एम्पलीट्यूड ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। सेम फेज मतलब एक का क्रस्ट तो दूसरे का भी क्रस्ट, प्लस ए मिलेगा। तो जो पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस किए वहां पे क्या रहेगा, +2a। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। फिर जो राइट साइड में जा रही थी वो अपने रास्ते चले जाएगी, जो लेफ्ट साइड में जा रही थी वो अपने रास्ते चले जाएगी, फिर से एम्पलीट्यूड +a होने वाला है। बट जो पॉइंट पे मिले वो पॉइंट पे एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम था। फिर वो एक दूसरे से जो डायरेक्शन में जा रहा था वो डायरेक्शन में जाने लगे। बट एक वेव यहाँ से जा रही थी, एक वेव यहाँ से, जो पॉइंट पे मिले वो पॉइंट पे हमको एम्पलीट्यूड क्या मिला, मैक्सिमम मिला। तो ये टाइप के इंटरफ्रेंस पैटर्न को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न। समझ में आ रहा है ये? एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है क्या यहाँ पे अभी आगे बढ़ने का? डिफरेंट एम्पलीट्यूड पे भी ऐड ही होगा। अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट रहा फिर भी एडिशन ही होने वाला है। सपोज, हाँ चलो यहाँ पे देख लेते हैं। एक वेव आई, इसका क्रस्ट है, यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड बोलता हूँ +5 सेंटीमीटर है, तो ये भी एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। दूसरी वेव छोटी वाली थी, छोटी वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, +3, तो +5 ऐड होगा +3 के साथ, +5 और +3 क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर होगा। दोनों का एडिशन ही होने वाला है। डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स भी ऐड ही होंगे, बट थोड़ा सी प्रॉब्लम कब आएगा, डिस्ट्रक्टिव में आएगा। कंस्ट्रक्टिव तो कोई बात नहीं, चलो ऐड हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी हमको ये दोनों के एडिशन से, उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, +8, और यहाँ पे क्या होगा, -8, -5 और ये -3 ऐड हो गया, तो ये दोनों को ऐड करके ये मिल गई। अब अगर कंस्ट्रक्टिव तो हो जाएगा, डिफरेंट पे भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव तो होने वाला है, बट डिस्ट्रक्टिव में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस अब सेम फेज वाला है ये। चलो डिस्ट्रक्टिव में क्या होने वाला है, एक वेव रहेगा उसका क्रस्ट है, तो दूसरी वेव का क्या रहेगा, ट्रफ। ये क्रस्ट मूव हो रहा है और ये ट्रफ मूव हो रहा है। हम यहाँ पे भी दोनों का एम्पलीट्यूड अभी इक्वल लेते हैं, है ना। ये प्रेम का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभी मैं इसको +a ले रहा हूँ और इसको मैं -a ले रहा हूँ, इक्वल एम्पलीट्यूड है। तो फिर ये थोड़े टाइम के बाद क्या होंगे, डिस्टेंस कम हो जाएगा, एक दूसरे से और करीब में आ गए। फिर थर्ड पे क्या होगा, ये +a और ये -a मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे तो +a -a ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है क्या। when two waves are आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है, एक का क्रस्ट रहेगा तो सेकंड, फर्स्ट वेव का अगर क्रस्ट रहेगा तो सेकंड वाली का ट्रफ रहेगा। आउट ऑफ फेज है, एक का क्रस्ट है तो दूसरे का ट्रफ।
2 पाई नहीं, पाए रहेगा। फेज डिफरेंस पाए मतलब आउट ऑफ फेज होता है। तो प्लस ए और माइनस ए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिल जाएगा? 0। हाँ, ये तो इक्वल एम्पलीट्यूड हो गया, बट अभी ये प्रे में क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। एक्चुअल में तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ इक्वल एम्पलीट्यूड दिया है, बट नहीं भी रहेगा तो भी देख लेते हैं। चलो, ये फर्स्ट वेव आई, इसका एम्पलीट्यूड मैं बोलता हूँ +5 सेंटीमीटर है। और दूसरी वेव जो है छोटी है, उसका एम्पलीट्यूड -3 लोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, तो -3, या आप +3 भी ले सकते हो। तो ये जब इसका एम्पलीट्यूड 5 है, इसका एम्पलीट्यूड 3 है, तो ये 5 और 3 का जब सब्ट्रैक्शन करोगे आप, +3 लेंगे यहाँ पे, तो क्या आने वाला है? 2 सेंटीमीटर आने वाला है। एडिशन जब हुआ था, जब कंस्ट्रक्टिव हुआ था, तो 5 + 3 8 आ गया था। अब 5 - 3 2 आएगा। तो टोटल डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, ये दोनों वेव मिलके एक छोटी वेव बना लिए। छोटी वेव का कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड था। क्यों छोटी वेव बनी? क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं था। इक्वल नहीं रहेगा तो वेव कंप्लीटली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। हमको क्या बताना है कि वेव एक दूसरे को कैंसिल किए, तो 5 को कैंसिल करने के लिए मेरे को दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड भी इक्वल चाहिए। 5 - 5 0 हो जाएगा। तो फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलने वाला है? 0। जीरो नहीं होता है जब एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होता है। इफ एम्पलीट्यूड्स आर not equal, then resultant amplitude will be minimum। मिनिमम तो होगा बट जीरो होगा क्या? नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा ना। फास्ट ही पढ़ा रहा बेटा, फास्ट ही पढ़ा रहा हूँ। ये समझ में आया डिस्ट्रक्टिव वाला? एक वेव का ट्रफ था, दूसरी वेव का क्रस्ट था। एक का ट्रफ और क्रस्ट को इंसाइड हो रहा है, एक का क्रस्ट और ट्रफ को इंसाइड हो रहा है। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, अगर ये दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। आउट ऑफ फेज बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज मतलब पाई रेडियन रहेगा, और भी होता है 3 पाई होगा। हम्म। तो अगर मेरे को 0 करना है, तो एम्पलीट्यूड को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल। अगर दो वेव जो इंटरफेयर कर रही है उनका एम्पलीट्यूड इक्वल रहेगा, तो जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो कंप्लीटली 0 हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में इंटेंसिटी कंप्लीटली 0 हो जाएगी। गेटिंग इट? ये समझ में आया क्या? मैक्सिमम मिलेगा कंस्ट्रक्टिव में। अवेयर इट का कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम मिलेगा ना, बताया ना मैं। ये वाला कंस्ट्रक्टिव है, ये वाला कंस्ट्रक्टिव वाला पहला केस देखे, +5 +3 ऐड होके 8 मिल गया। और अगर दोनों इक्वल रहेगा, +5 +5 तो 10 मिल जाएगा, या +3 +3 रहेगा तो 6 मिल जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिव में वह मैक्सिमम मिलता है, डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम मिलेगा। ये समझ में आ रहा है ना? कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, इन फेज, आउट ऑफ फेज। स्टार्ट करने का डेरिवेशन अभी। क्रस्ट, ट्रफ। हाँ, अच्छा एक चीज और है,
अभी तुम लोग सिर्फ क्रस्ट और ट्रफ मत कंसीडर करो। देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या प्रोड्यूस करती है? क्रस्ट और ट्रफ बनाती है क्या? अगर मैं बोल रहा हूं लॉन्जिट्यूडनल वेव है, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्रस्ट और ट्रफ नहीं बनता है। लॉन्गिट्यूडनल में कॉम्प्रेशन एंड रेरिफेक्शन बनता है, राइट? तो दो लॉन्गिट्यूडनल वेव आ रही है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव यहां से आ रही है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव यहां से आ रही है। तो इन फेज कब होगा? जब एक का कॉम्प्रेशन दूसरे से कॉम्प्रेशन से इंटरफेयर करेगा, या एक का रेरिफेक्शन दूसरे के रेरिफेक्शन के साथ इंटरफेयर करेगा। तो ये हो गया इन फेज। जब एक वेव का कॉम्प्रेशन दूसरी वेव के कॉम्प्रेशन के साथ कोइंसाइड होता है, एक वेव का रेरिफेक्शन दूसरी वेव के रेरिफेक्शन के साथ कोइंसाइड हुआ, तो इन फेज। ये लॉन्गिट्यूडनल में। और जब हम ट्रांसफर्स की बात करेंगे तो एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ, या एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ, ये भी क्या है? इन फेज। बट ये कौन सी वेव है? ट्रांसफर्स वेव है। गेटिंग इट? क्या समझाना चाहता हूँ वो समझ रहे हो क्या? क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ, compression compression, rarefaction rarefaction, all are the cases of in phase। तो जब भी ये कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन मिलेंगे, रेरिफेक्शन रेरिफेक्शन, क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ मिलेंगे, तो हम बोलेंगे वेव है इन फेज। और जो इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पैटर्न। राइट और रॉन्ग, ऐसा होगा क्या? समझ रहे ना? अब डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? एक का कॉम्प्रेशन तो दूसरे का रेरिफेक्शन, एक का रेरिफेक्शन तो दूसरे का कॉम्प्रेशन, एक का क्रस्ट तो दूसरे का ट्रफ, एक का ट्रफ तो दूसरे का क्रस्ट। ये है लॉन्गिट्यूडनल और ये है ट्रांसवर्स। चारों ही केस किसके हैं? आउट ऑफ फेज के हैं। 6.4.3 डिलीटेड आहे का? 6.4.3 डिलीटेड नहीं। 6.4 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, 6.4 पूरा है, 6.3 डिलीट हुआ है, रिफ्लेक्शन वाला डिलीट हुआ है, वही से मैं पढ़ाया नहीं। समझा ये? आउट ऑफ फेज। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। समझा ये? सिर्फ क्रस्ट और ट्रफ की बात नहीं कर रहे हैं हम, कॉम्प्रेशन और रेरिफेक्शन की, वो उतना समझ में आना चाहिए, उतनी तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इन फेज और आउट ऑफ फेज किसको बोलते हैं। चलो फिर ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। कौन सा डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है? इस पे तुम्हारी एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन। क्या पूछता है? फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफ्रेंस ऑफ टू वेव्स गिवन एज। क्या बोला है ये?
find the amplitude of resultant wave produced due to the interference of two waves given as। दोनों वेव की इक्वेशन दे दिया है। क्या दिया है इक्वेशन? मैं यहां पे लिखता हूं y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 बोलते हैं। यही क्वेश्चन का कंप्लीट पार्ट। तो ये जो रेड इंक में लिख दिए है ये क्वेश्चन है तुम्हारा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। ये रिजल्टेंट वेव कैसे प्रोड्यूस हुई? प्रोड्यूस ड्यू टू द इंटरफ्रेंस ऑफ टू वेव। दो वेव जब इंटरफेयर की तो प्रोड्यूस हुई। तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y रहेगा वो y1 प्लस y2 रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो मैं y1 की जगह ये पूरी इक्वेशन लिख लेता हूँ ना, ये तो y1 है, तो y1 को मैं a1 साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ प्लस y2 को मैं a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकता हूँ। ये दोनों वेव के फेज में कितना डिफरेंस है? तो हमको पता है ये जो ओमेगा टी प्लस 5 है ये सेकंड वेव का फेज है और ओमेगा टी फर्स्ट वेव का फेज है। इसको ही तो हम फेज बोलते हैं। तो दोनों के फेज में कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। दैट इज फेज डिफरेंस। ये वर्ड ये टर्म एक्स्ट्रा है तो इतने का डिफरेंस है, 5 का फेज डिफरेंस है। तो अब देखो ये जो सेकंड टर्म है, कौन सा सेकंड टर्म? साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसको हमको एक्सपांड करना है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। क्या है वो फॉर्मूला? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। है क्या ये फॉर्मूला हमारे पास? पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में? तो मैं क्या करता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस 5 को एक्सपांड कर देता हूँ। अब ए और बी की जगह ओमेगा टी और 5 लिखना है तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। समझ में आया? ये इक्वेशन को मैं ऊपर पुट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास y की इक्वेशन क्या हो गई? मैं y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2। ये पूरा टर्म ब्रैकेट में ना, क्या है ये? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। ये समझ में आ रहा है क्या? ये इक्वेशन समझी लास्ट में जो लिखे है? अब a2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जो ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो मैं क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो ये a2 ये फर्स्ट टर्म के साथ जाएगा
साइन ओमेगा टी कॉस फाई के साथ, तो A2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ये समझ में आया क्या? ओके ओके ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो फर्स्ट टर्म में है क्या साइन ओमेगा टी, सेकंड टर्म में भी है क्या साइन ओमेगा टी, तो मैं बोल सकता हूँ क्या मैं साइन ओमेगा टी को कॉमन लूंगा, तो y इज इक्वल टू A1, बचा क्या है फर्स्ट टर्म में A1 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी बचा है क्या, सॉरी A2 कॉस फाई बचा है क्या, कॉमन क्या निकाला मैं, साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाला, वो फिर से मल्टीप्लाई कर दो, देखो वही इक्वेशन आ जाएगी। और सेकंड टर्म को एज इट इज लिख देता हूं मैं लिख देता हूं A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ये तुम्हारी इक्वेशन जो भी नेक्स्ट नंबर है आपका 3 4 5 दे दो। अब यहाँ पे ना एक चीज और है, ये जो टर्म है इसमें A1 एंड फाई आर कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, इसमें टाइम का फैक्टर है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? टाइम टाइम दिख रहा है क्या इक्वेशन नंबर 4 में, टाइम का फैक्टर क्या है, ये टी वाला टाइम का फैक्टर है, ये टी वाला टाइम का फैक्टर है। तो टाइम का फैक्टर तो चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ साइन ओमेगा टी चेंज होगा, बट जो ब्रैकेट में है उसमें टाइम नहीं है, तो ये चेंज नहीं होने वाला है। ऐसे ही कॉस ओमेगा टी चेंज होगा टाइम के साथ साथ, बट A2 साइन ओमेगा साइन फाई नहीं चेंज होगा। तो A1 A2 और फाई कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट को और सिंप्लीफाई करके मैं लिखता हूं, मैं क्या लिखूंगा, A1 प्लस A2 कॉस फाई इज इक्वल टू A कॉस फाई, और A2 साइन फाई इज इक्वल टू A साइन फाई। ये इक्वेशन हम कंसीडर कर लिए हैं, हमको क्या करना है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 को। तो मैं क्या किया, मैं मेरी इक्वेशन को और सिंपल कर लिया, इतने सारे कांस्टेंट की जगह मैं A1 और A2 की जगह बस A लिख रहा हूं। तो अब ये जो इक्वेशन 5 और 6 है वो कहाँ पे पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 4 में। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, A कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा टी जैसा है वैसा ही लिख दो, प्लस A2 साइन फाई की जगह, A2 साइन फाई की जगह मैं लिख रहा हूं A साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी जैसा है वैसे ही लिख दो। समझ में आ रहा है ये? फर्स्ट टर्म में भी A, सेकंड टर्म में भी A, तो A और A को कॉमन ले सकते हैं क्या, तो मैं A को कॉमन ले लिया, और मैं ये साइन वाले टर्म को पहले लिख रहा हूं, मैं साइन ओमेगा टी को पहले लिखा, कॉस फाई को बाद में लिखा, प्लस
कॉस ओमेगा टी को पहले लिखूंगा, साइन फाई को बाद में लिखूंगा। क्यों लिख रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, या तो लिखते साथ ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, किसका फॉर्मूला है ये? किसका फॉर्मूला है? साइन ओमेगा टी प्लस फाई का फॉर्मूला है। वेरी गुड। तो मैं जो ये वाला टर्म लिखा हूँ ब्रैकेट वाला, वो किसी चीज का फॉर्मूला है। किसी चीज का मतलब साइन ओमेगा टी प्लस फाई का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? मेरे पास होता है साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। तो मैं ये जो टर्म है इसकी जगह मैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिख सकता हूँ ना। तो अब y की इक्वेशन क्या हो गई? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये समझ में आया? गॉट इट? तो ये तो y की इक्वेशन है, हमको क्या फाइंड आउट करना था? हम फाइंड आउट कर रहे थे एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो ये है क्या एम्पलीट्यूड? ये y की इक्वेशन है, मतलब ये है रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आई अभी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये क्या है? इक्वेशन है किसकी? रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है। तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या है? तो रिजल्टेंट वेव वाली इक्वेशन में जो एम्पलीट्यूड है ए, ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हमको यही फाइंड आउट करना है, हमको ए फाइंड आउट करने बोला है। गेटिंग इट? तो अब हम क्या डिटरमाइन करने जा रहे हैं? वी आर सपोज टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है? कैपिटल ए है। ये समझ में आ रहा है क्या? हमको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट वेव, तो मैं अब जा रहा हूँ फाइंड आउट करने रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए ये देखो दो इक्वेशन है मेरे पास। कौन सी है दो इक्वेशन? इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। दिख गई? इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, ये पहले लिख लेते हैं। क्या है? a1 प्लस a2 cos फाई इज इक्वल टू a cos फाई और a2 sin फाई इज इक्वल टू a sin फाई। क्या करने वाले हैं हम? ये इक्वेशन 5 थी आपकी और ये इक्वेशन 6 थी, ये दोनों को स्क्वायर और ऐड करेंगे। वेरी गुड, ये इरम पहले ही बता दी। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 वी गेट। स्क्वायरिंग करना है तो देखो कैसे होगा। ये ब्रैकेट का स्क्वायर, ये ब्रैकेट का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, और फिर ऐड भी करते चलेंगे।
तो जब मैं इक्वेशन 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 5 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो दो टर्म है, a1 प्लस a2 कॉस फाइव, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी। समझ में आया? ये समझा क्या? सिर्फ अभी ये फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर किए हैं, इसमें प्लस करना है सेकंड वाले टर्म का स्क्वायर। तो मैं यहीं पहली लाइन में लिख लेता हूँ प्लस a2 स्क्वायर, एक ही टर्म है ना, तो बस इसका स्क्वायर कर लो, साइन स्क्वायर फाइव। समझा क्या ये? इज इक्वल टू ए कॉस फाइव को मैं लिखूंगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। यहां तक सबको समझा क्या? किसी को कुछ अभी भी डाउट है क्या? ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, ये टर्म क्या है, ए टू कॉस स्क्वायर फाइव, ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ये दोनों टर्म में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं पहले लिखने वाला हूं a1 स्क्वायर, जैसा है वैसा लिखूंगा, प्लस 2 a1 a2 कॉस फाइव, जैसा है वैसा लिखूंगा, प्लस अब क्या कर रहे हैं, अब मैं a2 स्क्वायर और a2 स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। समझा? यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे, ए स्क्वायर को कॉमन ले लोगे और ब्रैकेट में लिख लोगे साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। तो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और इसकी वैल्यू होती है वन। वन हो गया, वन हो गया, क्या बचा? क्या बच गया? अब ए स्क्वायर बच गया क्या? तो मैं ए स्क्वायर लिखूंगा यहाँ राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, और ये जो बचा है a1 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2 स्क्वायर, और कुछ बचा रह गया क्या? ये लिख लिए a1 स्क्वायर, ये वाला टर्म लिख लिए, a2 स्क्वायर लिख लिए, हो गया ये कंप्लीट। समझ में आ रहा है? अब मेरे को ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, अप्लाइंग रूट, यहाँ पे भी रूट और यहाँ पे भी रूट। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसल हो जाएगा और मेरे को मिलेगा a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2 स्क्वायर। मिल गया a। व्हाट इज a? सबको समझ में आया? कुछ डाउट है क्या अभी भी किसी को?
ए क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना था, आ गई इक्वेशन। तो व्हाट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? जब दो वेव सुपर इम्पोज करते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए क्या आ जाता है, A1 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर, ये आ जाता है। गॉट इट? यही है ना इक्वेशन? चेक कर लो तो जरा। उसके बिना नहीं आएगा ना। तुम डायरेक्ट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे? पहले रिजल्टेंट वेव आएगा, फिर रिजल्टेंट वेव में आप देखोगे, यहाँ पे देख लो, पहले रिजल्टेंट वेव फाइंड आउट किए, फिर आप बोलोगे अरे भैया ये ए ही तो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, मेरे को नहीं पता रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, तो फिर मैं बोलूंगा ए है। तो अब चलो ए फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे रुक नहीं जाना है। फिर मैं बोलूंगा ए है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, चलो वो फाइंड आउट करते हैं, फिर फाइंड आउट कर लिए तो आ गया। रिजल्टेंट वेव निकालना ही है, ये देखना है ये दोनों मिलके एक वेव बना रहे हैं क्या। दो वेव मिलके एक वेव बन गई, दो साइन फंक्शन मिलके एक साइन फंक्शन बनाए। चलो बता देते हैं, ये देखो पहली वेव साइन आएगा तो पहली वेव, दूसरी वेव साइन, ये दोनों मिलके वेव बनाते हैं क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो हाँ, ये दोनों मिले और रिजल्टेंट वेव बनाए। यस, रिजल्टेंट वेव एग्जिस्ट करती है। तो अगर रिजल्टेंट वेव है तो उसका एम्पलीट्यूड भी होगा, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, तो चलो ए फाइंड आउट करते हैं। फिर ए फाइंड आउट कर लिए तो अब ए को हम बोल रहे हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। जो क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज में उसका आंसर यहाँ तक है, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, भेजेंगे। क्या सब नोट्स वगैरह है? नो प्रॉब्लम। समझ में आया क्या ये? आगे बढ़ू, कुछ स्पेशल केसेस है, खत्म नहीं हुआ है अभी ये पार्ट। हाँ, वेव बनी कि नहीं ये फाइंड आउट करना है। दो वेव को मिलके एक वेव बनी क्या, दो इक्वेशन को, दो साइन फंक्शन को ऐड करने के बाद एक साइन फंक्शन मिला, मतलब वेव बनी, एक है वेव। तो फिर वेव है तो उसका एम्पलीट्यूड, अगर वेव ही नहीं रहेगी तो एम्पलीट्यूड रहेगा क्या, ये बताओ? नहीं रहेगा। तो पहले ये तो देख लो वेव है कि नहीं है। ठीक है, फिर उसका एम्पलीट्यूड बता दो। है, एम्पलीट्यूड है, वेव वेव है तो एम्पलीट्यूड होगा A1 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर। स्पेशल केसेस, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसमें फेज डिफरेंस है फाई, अगर फाई हुआ, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज जीरो, फेज डिफरेंस कितना है, जीरो है, मतलब दोनों वेव क्या है, इन फेज है, दोनों का फेज सेम है, मतलब दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों में डिफरेंस नहीं है मतलब दोनों सेम फेज में है, दोनों सेम फेज में है मतलब दोनों इन फेज में है। तो इन फेज में फाई की वैल्यू जीरो होती है। और कॉस जीरो क्या होता है, पता है क्या ये, 1। तो मैं बोल दिया अगर फाई जीरो है तो ये 1 हो जाता है, तो अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 1 हो चुका है प्लस A2 स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, A1 प्लस
A2 होल स्क्वायर। हाँ रुको, ये खत्म होने दो, फिर रिपीट कर दूंगा मैं। प्रेम, एक बार रिपीट सर, एम्पलीट्यूड वाला। हाँ एम्पलीट्यूड वाला रिपीट कर देता हूँ, नहीं हुआ, टाइम कम है, कंप्लीट करना है, तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। अगर कुछ मिस हो गया है तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, 5 मिनट बाद अपलोड हो जाता है रिकॉर्ड। देखो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एडिशन हो गया क्या? एंड इफ द एम्पलीट्यूड्स आर ऑल्सो इक्वल, then resultant amplitude is A1 is equal to A2। तो 2A1 और 2A2 आ जाएगा ना, या इसको A कंसीडर कर लो भैया, 2A आ जाएगा क्या? आ गया ये समझ में, केस 1। अब फेज डिफरेंस क्या है, सेकंड स्पेशल केस। फेज डिफरेंस है 90 और π/2। when the phase difference between the two interfering, जो दो वेव इंटरफेयर कर रही है, अगर उनका फेज डिफरेंस π/2 है या 90 डिग्री है, तो cos π/2 या cos 90 होता है 0, और हम बोलेंगे A1 प्लस A2 प्लस 0, क्योंकि cos phi की वैल्यू 0 है। अगर cos phi की वैल्यू 0 है मतलब ये पूरा टर्म 0 है। समझा ये? तो अब रूट में A1 प्लस A2, अब रूट में रहेगा ये। इफ एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल, देन 2A स्क्वायर रूट 2A। ये समझ में आ रहा है क्या? फेज डिफरेंस 90 है, फेज डिफरेंस 0 था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल रहा था 2A। 2A की वैल्यू ज्यादा है या रूट 2A की वैल्यू ज्यादा है? कौन से एम्पलीट्यूड की वैल्यू? तो फेज 0 रहेगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और फिर उससे कम। अब थर्ड केस में क्या है, फाई इज 180 डिग्री और पाई रेडियन, कॉस 180 और कॉस कॉस 180 क्या होता है, -1। तो A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर, ये रूट में है। ये इक्वेशन में हमको cos फाई की वैल्यू -1 पुट कर देना है, तो ये प्लस साइन माइनस हो जाएगी। तो A1 स्क्वायर -2A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और मैं लिखूंगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिलने वाला है। तो A इज इक्वल टू A1 माइनस A2, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब मैं बोल देता हूँ एम्पलीट्यूड भी इक्वल है। अगर मैं बोल रहा हूँ एम्पलीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट मिल गया 0। समझा? 2A कहाँ से मिलेगा, 2A कौन लिख रहा है ये? अच्छा 2A पहले वाला आंसर था, सॉरी। ये समझा? थोड़ा सी स्पीड गया क्या? कुछ नहीं करना है, एक इक्वेशन है उसमें फाई की वैल्यू रखते जाना है, आपको मिलते जाएगा। एक ही इक्वेशन है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। तीन केसेस है, फाई 0, फाई 90 और π/2, और फाई 180 और पाई। फाई 0 मतलब 2A, फाई π/2 मतलब रूट 2A,
0। एम्पलीट्यूड भी इक्वल बोल रहे हैं हम, समझा क्या ये? अगर एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं ले रहे हैं तो A1 प्लस A2 करो। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं ले रहे हैं तो रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर करो। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं ले रहे हैं तो रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर करो। समझा क्या? तीनों केस एक पेज पे। चलो जल्दी से एक ब्रेकआउट दे दो। ऑसिलेशन चैप्टर का है। हाँ, देखो आया क्या आंसर क्वेश्चन, दिमाग लगाओ थोड़ा। एक्सीलरेशन जीरो कब होता है? कौन गड़बड़ किया? एक चीज और बताना था, एक चीज और बताना था। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी क्या है? मैक्सिमम है। अगर एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो इंटेंसिटी भी क्या है? मिनिमम है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी मतलब A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। तो जब मैं आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम लिखता हूँ ना, तो मैं लिखता हूँ A1 प्लस A2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा याद रखना है। ये यहाँ पे तो अभी नहीं यूज होगा, बट न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। और आगे जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स, वहां पे ये यूज होगा। इज दैट क्लियर? तो आज क्या क्या पढ़े सब याद रहेगा? आज सब पढ़ लिए ना, मतलब जो प्लान किए थे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी हो गया, एम्पलीट्यूड वाला भी हो गया। अब कल, कल मतलब हाँ कल कल ही है रहे, मेरा लेक्चर तो यहाँ पे रोज ही रह रहा है। हाँ, तो अब नेक्स्ट लेक्चर कब आने वाला है? कल आने वाला है। तो वहां पे हम पढ़ रहे होंगे स्टेशनरी वेव। क्या पढ़ेंगे हम? स्टेशनरी वेव क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव की, और स्टेशनरी वेव इक्वेशन भी निकालेंगे। एक डेरिवेशन भी करने वाले हैं। तो डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, स्टेशनरी वेव भी, नोड एंटी नोड क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। तो कल पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टेशनरी वेव। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर का पूरा आगे का पार्ट यही है, स्टेशनरी स्टेशनरी स्टेशनरी। तो ये स्टेशनरी वेव हम कब पढ़ने वाले हैं? कल। समझा? चलो आज के लिए इतना ही। केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट हो गया होगा, जाके वो अटेंड करो, पढ़ाई करते रहो। चलो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।